UPSC Prelims Geography 80-20 series. Let's solve last 30-year PYQs. In today's episode, episode 4, we are going to discuss the PYQs, last 30-year PYQs from the drift, continental drift, and plate tectonics and geomagnetism. So these three topics are covered in this short episode. So शुरू करते हैं without any delay. So this is our first question. Very simple question. Which one of the following phenomena might have influenced the evolution of the organism? 2014 का क्वेश्चन है कि इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में इनमें से किसका जो है वो एक इन्फ्लुएंस हो सकता है, माइट हैव द इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, बहुत ज्यादा ये स्टेटमेंट की लैंग्वेज को समझो, ये कोई एक्सट्रीम नहीं है. माइट है तो माइट इज लाइक अ कैन, कि क्या ये चीज हो सकती है? हाँ भाई, होने में तो हो सकती है. इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सच अ बिग डील, इतनी बड़ी चीज है ये, और इसमें से कोई भी छोटी से छोटी चीज भी उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल हियर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. यस, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ने इन्फ्लुएंस किया इवोल्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. लाइक ऑर्गेनिज्म, जैसे आपने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के नाम सुने होंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से कौन कौन से ऑर्गेनिज्म का, जैसे द वे ऑफ मूवमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ था. स्टिल दे आर बिलीव्ड, वो ऑर्गेनिज्म ऐसे मानते हैं कि वो अभी भी उसी विदाउट एनी ड्रिफ्ट के कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं. तो इस तरीके से उनका जो इवोल्यूशन है, उनका जो एडेप्टेशन है, उसको इन्फ्लुएंस करता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो एनसीईआरटी के अंदर जो है वो मेंशन्ड किए गए हैं कि जिससे वो इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण इन्फ्लुएंस हुए हैं. नेक्स्ट है ग्लेशियल साइकिल. बहुत सिंपल है. यस, ग्लेशियल साइकिल से भी इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म पे इंपैक्ट पड़ा होगा. ग्लेशियल साइकिल से एडेप्टेशन में इंपैक्ट पड़ा होगा इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के. उनके जो अपर बॉडी है उसमें ज़्यादा इंपैक्ट हुआ होगा. सो यस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. आंसर बोथ 1 and 2. इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना. ऐसे क्वेश्चन में ओवर थिंकिंग नहीं करनी. ये क्वेश्चन वो है जिनमें आप ओवर थिंकिंग से बचिए. जब तक आपको कोई सॉलिड 100% ये ना लग जाए कि ये स्टेटमेंट गलत है, तब तक आप इसको गलत नहीं मानेंगे, तब तक आप इसको सही ही मानेंगे. दिस इज द लॉजिक बिहाइंड सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है. सो हियर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, एंडोजेनिक फोर्स, हाउ इट अफेक्ट द इवोल्यूशन. कॉन्टिनेंट सेपरेट, स्पीशी गेट्स आइसोलेटेड, आइसोलेशन, डिफरेंट इवोल्यूशन पाथ्स. एग्जांपल, यूनिक स्पीशीज इन द ऑस्ट्रेलिया. दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, स्पीसिएशन. ठीक है. और ग्लेशियल साइकिल्स में भी क्लाइमेट चेंज, ड्रास्टिकली एडेप्ट, माइग्रेट और गो टू द एक्सटेंट. ठीक है, इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिली है ड्यू टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट. इसका मतलब बिफोर 2014 कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से कोई क्वेश्चन नहीं है. आप इस बात को समझिए, मैं जो आपको बात बताना चाह रहा हूं, 2014 से पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से क्वेश्चन नहीं है. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का सिर्फ मेंशन है. ठीक है. तो बट उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा कहां पे, ये देखिए, ये रहा एक 2008 का है जहां पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का सिर्फ मेंशन है. कॉन्सेप्ट से कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक मेंशन है. और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको इसकी पूरी इवोल्यूशन बताता हूं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे फ्यूचर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा. ये 2008 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा है. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, एडविन हबल. एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, एल्फ्रेड वेगनर. एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन. ठीक है. सो देखिए, यूपीएससी जनरली इनमें क्या करता है, जनरली इसके अंदर जैसे 3 पेयर दिए हुए हैं तो 2 पेयर में स्वैप करवाएगा कहीं ना कहीं. ठीक है. और एक उसमें से सही हो सकता है. जैसे यहाँ पे देखिए नन का ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब कोई एक तो सही है. जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल्कुल सिंपल है. यस, ये बिल्कुल सही है. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, एल्फ्रेड वेगनर. एंड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, एडविन हबल. ठीक है. इस तरीके से इनमें स्वैप कर दिया गया. आंसर है 3 ओनली इज दी करेक्ट आंसर. ठीक है. सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का अभी तक बिफोर 2014 भी सिर्फ एक मेंशन है और 2014 में भी सिर्फ एक मेंशन है, बट ड्रिफ्ट से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया. आप इस बात को समझिए. ठीक है. सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर ऑलरेडी मेंशन्ड इन दी योर क्लास 11th एनसीईआरटी. लाइक दिस इज आवर सेकंड चैप्टर जहां पे ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स में एडविन हबल का नाम आया है 1920 में एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस देने में, जिसमें यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग. इस तरीके की बात उन्होंने की थ्रू दी विद द हेल्प ऑफ द बलून. ठीक है. आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत इजीली समझ आएगा. ठीक है. फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के अंदर भी एल्फ्रेड वेगनर का इंपॉर्टेंट नाम है. ठीक है. जर्मन मीटेरियोलॉजिस्ट थे और 1912 के अंदर आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इन्होंने प्रोपोगेट की थी. ठीक है, प्रोपाउंड की थी. ठीक है. सो ये आपको याद रखना है. सो यहां से अब देखो यूपीएससी ने सीधा 2025 में डायरेक्ट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से क्वेश्चन पूछा
और वो भी सबसे मजे की बात यह है कि क्लास 11th की एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन उठाई गई है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने मान लो कोई कोचिंग से पढ़ा है या आपने कोई नोट से पढ़ा है, ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर है, बट जो लैंग्वेज यूपीएससी यूज कर रहा है वो एज इट इज एनसीईआरटी से कॉपी पेस्ट कर रहा है। तो अगर आपने अभी तक कोई रिसोर्स आपने फाइनलाइज नहीं किया है कि ज्योग्राफी का क्या रिसोर्स मुझे करना चाहिए, ठीक है, कोई कोचिंग से आप नहीं करना चाहते, तो आप क्लास 11th की एनसीईआरटी को थोरोली अच्छे से लाइन बाय लाइन रीड कर सकते हैं। और मैं भी आपकी हेल्प कर सकता हूं अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे। मैंने आपको पहले भी एपिसोड में बोला है, क्लास 11th की एनसीईआरटी को आपको एज इट इज लाइन टू लाइन समझना है तो आप मुझे कहिए, मैं आपको एक पूरी वीडियो जो है इस पर बना सकता हूं, ठीक है। सो क्लास 11th एनसीईआरटी से डायरेक्ट ये देखिए क्या पूछा है, द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स फ्रॉम द ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, एक तरफ आपका ब्राजील कोस्ट, ठीक है, ये ब्राजील का कोस्ट एंड मैचेस विद दी आपका वेस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट, ठीक है। तो यस, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लेट्यू व्हेन द टू कॉन्टिनेंटल ले साइड बाय साइड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे अगर मैं आपको गोल्ड डिपॉजिट का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं, गोल्ड डिपॉजिट में होता क्या है कि एक तो आपकी गोल्ड की वेन्स होती है, मतलब ऐसे समझो कि अब कैसे समझाऊं कि आप ऐसे समझिए कि एक डायमंड रिंग होती है, तो डायमंड को होल्ड करने के लिए ऊपर एक डायमंड लगता है और नीचे एक जो है वो रिंग के लिए जो सपोर्ट देने के लिए जिसपे डायमंड आपका सेट होता है, ठीक है, इस तरीके का सिस्टम होता है। सेम वैसे ही गोल्ड में होता है, गोल्ड बियरिंग वेन्स होती है, ठीक है, तो बियरिंग वेन्स होती है, उसके अंदर गोल्ड होता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि जैसे आपको पता है घाना इज फेमस फॉर दी गोल्ड, ठीक है, तो घाना के अंदर आपको गोल्ड मिला, ठीक है, मतलब वो डायमंड मिला, ठीक है, जो डायमंड रिंग है उसका डायमंड मिला, ठीक है। और ब्राजील के अंदर आपको क्या मिला? आपको जो रिंग है, रिंग का अदर पार्ट जो है वो आपको ब्राजील प्लेटू में मिला, मतलब आपको गोल्ड मिला फ्रॉम द घाना एंड ब्राजील प्लेटू के अंदर आपको गोल्ड वियरिंग वेन्स मिली, गोल्ड वियरिंग वेन्स मिली आपको ब्राजील के अंदर। सो इसीलिए लगता है कि कहीं ना कहीं हाफ पार्ट यहां मिला, हाफ पार्ट यहां मिला, इसका मतलब दोनों कहीं ना कहीं पहले एंशिएंट में हिस्ट्री में कहीं ना कहीं साइड बाय साइड रहे होंगे। सो दिस इज ऑल्सो एग्जैक्ट लाइन फ्रॉम दी एनसीईआरटी। इस लाइन को देखो, बड़ी गजब की लाइन है, ठीक है। द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, मतलब गोंडवाना सिस्टम सेडिमेंट इंडिया का जो है उसके अलावा आपको और अदर काउंटर पार्ट्स में देखने को मिलेगा और वो एग्जैक्टली 6 नंबर है। देखिए, वैसे एग्जैक्टली 6 का मतलब इंडिया को इंक्लूड करके है, ठीक है, क्योंकि आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो सेम एज इट इज लाइन दी हुई है, मैं अभी आपको दिखाता हूं। सो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट, 1, 2 एंड 3, और एज इट इज यूपीएससी ने सीधा सीधा उठाए हैं। अब देखो एक एक स्टेटमेंट देखो, द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक्स ऑफ 2000 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, एज इट इज लाइन यहाँ से उठाई गई है। प्लेसर डिपॉजिट, द अकरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ द गोल्ड इन द घाना कोस्ट एंड absence ऑफ सोर्स रॉक। देखो, आपको गोल्ड मिला यहाँ पे घाना कोस्ट पे, बट आपको सोर्स रॉक नहीं मिली, मतलब आपको गोल्ड बियरिंग रॉक्स नहीं मिली, वहां पे रॉक्स कहाँ मिली? द गोल्ड बियरिंग वेन्स आर इन ब्राजील एंड इट इज ऑब्वियस दैट द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ द घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लेट्यू व्हेन दे टू कंट्रीज ले साइड बाय साइड, एज इट इज वर्ड। इस साइड बाय साइड को भी चेंज नहीं किया, ठीक है, मतलब सीधा सीधा कॉपी पेस्ट किया यूपीएससी ने, सीधा सीधा। इसलिए कह रहा हूं क्लास 11th एनसीईआरटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। थर्ड देखिए, इट इज द सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर। द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। एट द बेस द सिस्टम हैज अ थिक टिलेट इंडिकेटिंग एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग्ड ग्लेशिएशन। काउंटर पार्ट्स कहाँ है? अफ्रीका, फॉकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, आपका अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये सारे एज इट इज दिए हुए हैं। वैसे यहाँ पे 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड इंडिया को मिला के 6 आप इसको कह सकते हैं। इस तरीके से इसको लिखा गया, एज इट इज स्टेटमेंट उठाया, कॉपी पेस्ट किया। देखिए आप, तो सेम 2025 में क्वेश्चन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से आया है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये जियोमैग्नेटिज्म से क्वेश्चन है, जियोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन आप कह सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए। द एक्सिस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट 23 टू द जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ द अर्थ।
ठीक है, यहाँ पे दो तरीके की बात की गई है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस की बात हो रही है और एक ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ द अर्थ की बात हो रही है, और उनके बीच का जो एंगल डिफरेंस है, ठीक है, वो 23 डिग्री बताया जा रहा है। 23 डिग्री उनके बीच में एंगल का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ चेंज किया गया हो, 23 की जगह कोई और इंक्लिनेशन का हो। और ये 23 कहाँ से आपको एग्जैक्टली लगभग 23.5 डिग्री, ठीक है, अर्थ का एक्सिस है टू इट्स ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है, तो वो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए नंबर दिया गया है आपको, ठीक है। तो पहले इस बात को समझिए। तो मैं स्टेटमेंट को भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द अर्थ्स मैग्नेटिक पोल इन द नदर्न हेमिस्फीयर इज लोकेटेड ऑन द पेनिनसुलर इन द नदर्न कनाडा। अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है in the northern hemisphere is located on the peninsula in the northern Canada, ठीक है। The Earth's magnetic equator passes through Thumma in South India, ठीक है। So एक एक स्टेटमेंट को एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से ये दिया गया है और इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, आप कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, एंड अगर अर्थ की बात करें तो हमारा एक्सिस है 23.5 डिग्री, ऐसे इस तरीके से समझिए आप, ठीक है, ऐसे समझिए, चाहे ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अर्थ का एक्सिस है 23.5 डिग्री, ठीक है, और यहीं पे इसी को जहां पे ये पॉइंट मीट कर रहा है, ठीक है, इसे आप नॉर्थ पोल बोलते हैं और इसको साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड दी साउथ पोल, ये याद रखिए। इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक, ठीक है, एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब देखिए, इंडिया अर्थ का आपका मैग्नेटिक एक्सिस क्या है। मैग्नेटिक एक्सिस थोड़ा सा यहां से कुछ इस तरीके से है। मैं एग्जैक्टली अगर डायग्राम बनाऊं, ठीक है, इस तरीके से कुछ है, ये अब सेंटर से नहीं जा रहा, बड़ी गजब की चीज है यार, ठीक है, कुछ मान लीजिए सेंटर है, ठीक है, सेंटर ऑफ द अर्थ है, इस तरीके से समझिए, ठीक है। और इन दोनों के बीच में आपका डिफरेंस, इन दोनों के बीच में, मतलब ये तो हो गया आपका ज्योग्राफिक एक्सिस एंड दिस इज योर मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। सो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, ठीक है। सो मोस्टली ये कहा जाता है कि मैग्नेटिक पोल्स भी मतलब आपके रिवर्स होते हैं एज कंपेयर टू ज्योग्राफिक एक्सिस, बट ये चेंज होते हैं। तो आप कुछ भी समझिए, यहाँ पे साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है, कई जगह पे ये दिया गया है, कई जगह पे ये माना ही गया कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है, दोनों ही वेरिएशन है, क्योंकि सबने अलग अलग हिसाब से, जैसे इसके रिवर्सल है उसके हिसाब से बात की गई है, इसलिए यूपीएससी ने यहाँ पे नॉर्थ पोल ही कंसीडर किया है नॉर्थ के अंदर, बट कई स्टैंडर्ड बुक्स में इसको साउथ पोल किया है। दोनों रिवर्स है, मतलब ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस रिवर्सिबल है, ठीक है। तो आपको उतना डीप में नहीं जाना, आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या है, दिस एंगल, ये यूपीएससी ने पूछा है, दिस एंगल, ये एंगल कितना है, कि ये 23.5 डिग्री है, 23 डिग्री है, नो, इसे बोलते हैं द एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन विच इज अराउंड 10 डिग्री टू 11 डिग्री, ठीक है, 11.3 टू बी प्रिसाइज, बट ये भी चेंज होता है, ठीक है, ये भी वेरी करता है, बट फ्रॉम ऑलमोस्ट कह सकते हो मिलियंस ऑफ ईयर्स, और आगे फ्यूचर में भी जनरेशंस में आपका लगभग थ्योरेटिकली यही माना जाएगा, 11 डिग्री के आसपास ये होगा। तो यहाँ पे यूपीएससी ने जो है वो गेम खेला है, ठीक है, आपको इसको समझना है। यहाँ पे यूपीएससी ने गेम खेला है, जो 23 डिग्री है वो नहीं है, यहाँ पे 11.3 डिग्री जो है आपका डिफरेंस है, ज्योग्राफिक एक्सिस एंड योर मैग्नेटिक एक्सिस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा बेसिक्स अगर आपको नहीं पता हो तो मैं थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर कर दूं। आई होप आपको पता हो व्हाट इज जियोमैग्नेटिज्म, ठीक है। जैसे अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, अर्थ का ये कोर है, ठीक है, दिस इज द कोर ऑफ द अर्थ, इस तरीके से आप समझिए, ठीक है, और कोर के अंदर आपका, ठीक है, दिस इज योर इनर कोर एंड दिस इज योर आउटर कोर, इस तरीके से समझिए, ठीक है, दिस इज द इनर कोर एंड वो है आपका आउटर कोर, ठीक है। सो आउटर कोर
इज अ लिक्विड कोर, ये लिक्विड है, ठीक है। इनर कोर इज सॉलिड, ठीक है, सॉलिड स्टेट के अंदर है, ये लिक्विड मॉल्टन स्टेट में है, ठीक है। और यहाँ पे कन्वेक्शन करंट्स जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब रोटेशन हो रहा है तो यहाँ पे आपका जो है इलेक्ट्रिक करंट्स जनरेट हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट्स के कारण आपका जो अर्थ है, अर्थ बिहेव लाइक एज मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक, ठीक है। और इसी कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है अराउंड दी अर्थ, इस तरीके से, ठीक है। वो मैं आपको एक अलग डायग्राम से समझाऊंगा, बट इतना समझिए कि यस, इसके कारण आपके कोर के कारण आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो जनरेट होती है अराउंड दी अर्थ। और वो मैग्नेटिक फील्ड आपको हेल्प करती है जो सोलर विंड्स है और गामा रेज एंड सोलर, ठीक है, सोलर विंड्स, हार्मफुल सोलर विंड्स जो है वो अर्थ के ऊपर जो अटैक कर रही है उससे ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बचाता है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड इससे हमें हार्मफुल रेज से बचाता है। और जब ये इसके साथ टच करता है, इसके इंटरेक्ट करता है, ठीक है, इसको बोलते हैं आई थिंक वैन लाइन इज वैन एलन, ठीक है, वैन एलन बेल्ट, ठीक है। जब इसे इंटरेक्ट करती है इसे बोलते हैं वैन एलन बेल्ट। और इसी के कारण आपके नदर्न लाइट्स एंड सदर्न लाइट्स इसी के कारण बनती है, जिसपे यूपीएससी 2024 में मेंस में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ऑरोरा बोरियलिस, ठीक है, बोरियल फॉरेस्ट है नॉर्थ के अंदर, सो बोरियलिस एंड ऑरोराज ऑस्ट्रेलिस, ठीक है, यहाँ पे बनती है, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जियो मैग्नेटिज्म के। आई होप आपको ये पता होंगे, बट मैंने आपको बेसिक्स बता दिए हैं कि आपको ये दिमाग में रखना है। अब हो क्या रहा है, लगभग ये जो, अगर मैं इस बात को आपको समझाऊं यहाँ पे, ठीक है, जो आपका ये मैग्नेटिक एक्सिस है ये एक तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट रिवर्सल होता है, कंप्लीट रिवर्सल मतलब पूरा रिवर्स हो जाएगा, नॉर्थ का साउथ बन जाएगा, ठीक है, साउथ का नॉर्थ बन जाएगा। और ये लास्ट टाइम हुआ है 7,80,000 ईयर्स अगो, ठीक है, लगभग 8 लाख ईयर्स अगो, आपके साल पहले जो है ये चीज़ हुई है, आपको ये दिमाग में रखना है। सो अभी भी जनरेशन है, आप नहीं देख पाओगे फिर से रिवर्सल, ठीक है। तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, और मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो जिसे बोलते हैं जियो मैग्नेटिज्म, ठीक है। सो द स्टेटमेंट, अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं, स्टेटमेंट 1, द एक्सिस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड एट 23 टू द ज्योग्राफिक एक्सिस, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द अर्थ मैग्नेटिक पोल इन द नदर्न हेमिस्फीयर, अर्थ का मैग्नेटिक पोल इन द नदर्न हेमिस्फीयर इज लोकेटेड ऑन द पेनिनसुलर इन द नदर्न कनाडा, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए ये आपका कहीं ना कहीं मैग्नेटिक, थोड़ा सा डायग्राम इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज योर ज्योग्राफिक एक्सिस, ठीक है, नॉर्थ पोल, और मैंने आपको कहा था कि इसको आप साउथ पोल कह दीजिए, ठीक है, साउथ पोल ऑफ दी योर मैग्नेटिक, क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस का साउथ पोल, और यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल, ठीक है, ये इसका ज्योग्राफी का नॉर्थ पोल, यहाँ पे ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसकी जो पोजीशन है वो कनाडा में देखी गई है, मतलब ये जो पोजीशन है ये आपको कनाडा के अंदर देखने को मिल रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे स्टेटमेंट, द अर्थ मैग्नेटिक पोल इन द नदर्न हेमिस्फीयर इज लोकेटेड इन द पेनिनसुलर इन द नदर्न कनाडा, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, उस टाइम पे नदर्न कनाडा था, बट अब ये शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स द रशिया, ठीक है, रशिया के टुवर्ड्स जो है ये शिफ्ट कर रहा है। सो ये स्टेटमेंट उस समय सही था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट। थर्ड को समझिए, द अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर पासिस थ्रू थुम्मा इन साउथ इंडिया, इसको समझिए, इस कॉन्सेप्ट को देखिए, फिर से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, तो यहां पे दिस इज योर इक्वेटर, ठीक है, दिस इज योर ज्योग्राफिक इक्वेटर, वैसे ही आपका मैग्नेटिक इक्वेटर भी होता है, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक इक्वेटर है, ये इंडिया के थुम्बा से पास हो रहा है,
ठीक है, इंडिया के थुम्बा से पास हो रहा है, आपके केरला, ठीक है, मैं तमिलनाडु में बना दिया, ठीक है, थोड़ा सा, इतना भी नहीं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे त्रिवेंद्रम, ठीक है, तो केरला के अंदर से पास होता है ये आपका 0 डिग्री ऑफ मैग्नेटिक कह सकते हो, फील्ड मैग्नेटिक एक्सिस कह सकते हो, इक्वेटर कह सकते हो, यहाँ पे एक्सिस की जगह इक्वेटर, ठीक है, दिस इज अ मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है, पासिस होता है थुम्बा से। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इसका ये है कि जस्ट आपको पता है, अब अगर मैं अबव एटमॉस्फेयर की बात करूं, ठीक है, अबव एटमॉस्फेयर के अंदर आइनोस्फेयर होता है, ठीक है, आपने आइनोस्फेयर के बारे में सुना होगा, ठीक है, आइनोस्फेयर जस्ट इसके अबव है, एक इलेक्ट्रिक, आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक जेट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक जेट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक जेट होती है, वो ऐसे आपका जस्ट इसके ऊपर जो आपका ये मैग्नेटिक इक्वेटर है, जस्ट उसके ऊपर आपके इलेक्ट्रिक जेट जो है वो होती है, और साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं इस इलेक्ट्रिक जेट को स्टडी करने के लिए। सो इस इलेक्ट्रिक जेट को स्टडी करने के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन होती है 0 डिग्री की लोकेशन ऑफ द मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। और यहाँ पे होता क्या है कि जैसे आपका 3D मैग्नेटिक कंपस होता है, जो मैग्नेटिक कंपस होता है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डिप पे होता है, ठीक है। इसको मैं अगर आपको इस तरीके से दिखाऊं, ये देखिए, ये जैसे ये 3D है, ये 2D नहीं है कंपस, तो इस तरीके से इसकी नीडल की पोजीशन हो जाती है जब भी ये यहाँ पे आ जाता है। तो विक्रम साराभाई ने 1960s के अंदर यही ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक जो डिप है, जो आपका 3D मैग्नेटिक कंपस है, वो यहाँ पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डिप पे आ गया। तब उन्होंने सोचा कि यहाँ पे एक जो है वो हमें स्टेशन बनाना चाहिए, स्पेस स्टेशन बनाना चाहिए। तो उन्होंने थुम्बा के अंदर स्पेस स्टेशन बनाया, और ये जो एग्जैक्ट जगह थी वो एक चर्च था। आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं तो ये चर्च था, ठीक है। तो हमारी जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस है उनके पीछे कहीं ना कहीं ज्योग्राफी है। आप कभी भी इस चीज़ को देखिए, चाहे मंदिर, टेम्पल्स देखिए, चर्च देखिए, तो उनका बहुत ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल हो तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना, कोई ऐसा टेम्पल जो ज्योग्राफी, सोलर, यूनिवर्स उससे रिलेटेड हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चर्च था, और चर्च के अंदर ही ऑफिस उन्होंने बनाया, और यहाँ पे रीड किया पूरा जो है स्टडी की इस इलेक्ट्रिक जेट को। इसीलिए यहाँ पे आपको थुम्बा के अंदर ये स्टेशन देखने को मिलता है, अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर पासेस थ्रू थुम्बा इन साउथ इंडिया। दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। सो द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। एक एक क्वेश्चन और एक एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको पुराने क्वेश्चन के अंदर झलक देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये है यूपीएससी का पूरा जो गेम, आपको समझना चाहिए, ठीक है। द अर्थ मैग्नेटिक इक्वेटर पासेस थ्रू थुम्बा नियर त्रिवेंद्रम इन साउथ इंडिया। दिस इज वाई द थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ठीक है, जो साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किए थे, वॉज एस्टेब्लिश देयर, एंड इट इज आइडियल लोकेशन फॉर स्टडिंग इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट, जो मैं आपको इलेक्ट्रिक जेट बता रहा था, वो उसको पढ़ने के लिए, ठीक है। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट, ठीक है, मैंने आपको अभी बता दिया है। और दिस इज अ जियो मैग्नेटिज्म, ठीक है। जियो मैग्नेटिज्म आपको क्लियर है, ये 10 to 11 डिग्री, ठीक है। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, ठीक है। पोलर ऑरोराज, ठीक है। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, ये भी मैंने आपको पूरा अच्छे से क्लियर कर दिया, आप इसको समझ लेना, ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक, ठीक है। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है पैलियो मैग्नेटिज्म, ठीक है, उसको भी यहीं पे समझ लीजिए। छोटा सा स्टेटमेंट है जो पैलियो मैग्नेटिज्म, ठीक है। पैलियो मैग्नेटिज्म को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। आप समझिए कि इस तरीके से आपने जब भी देखो, पैलियो का मतलब होता है एंशियंट, पहले तो इसको समझिए, ठीक है। पैलियो वर्ड का मतलब होता है एंशियंट, ठीक है, मतलब आप एंशियंट मैग्नेटिज्म को स्टडी करना चाहते हैं, इसलिए पैलियो मैग्नेटिज्म। अब इस एंशियंट को समझने के लिए मॉडर्न में आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर मॉन्यूमेंट्स आपने देखे होंगे, ऐसे मॉन्यूमेंट्स के अंदर लोग जो ये अपनी यादें छोड़ के जाते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा, जैसे यहाँ पे भूमिका नेगी, ठीक है, टीना शर्मा, टाइम भी लिखा है 3:39, ठीक है। इन्होंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी डाली है, डेट भी लिखी है। क्यों लिखी है? देखो, समझो इस बात को, इन विचारों का भी समझो यार, कॉन्सेप्ट समझो, ये चाहते क्या है। ये चाहते हैं कि यार हमने जो ये यहाँ पे जो यादें थी, हमारी जो मेमोरीज थी, वो यहाँ पे हमने लॉक कर दी, ठीक है। अब आज से 20 साल बाद, ठीक है, 50 साल बाद, 100 साल बाद इनके पोते, पड़पोते, पोतियाँ, ये सब आएंगे इधर घूमने, तो कहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने ये देखो क्या किया है, यहाँ पे देखो अपनी इंस्टाग्राम हैंडल्स दिए हैं, डेट डाली है, पूरा डाला है। तो क्यों ना इन्होंने अपनी मेमोरीज को लॉक कर दिया है।
कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है पैलियोमैग्नेटिज्म का, ठीक है। पैलियोमैग्नेटिज्म का होता क्या, आप समझिए इस बात को बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर। व्हाट इज पैलियोमैग्नेटिज्म? पैलियोमैग्नेटिज्म जैसे आपका मान लो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो आपको पता है वॉल्केनिक इरप्शन से लावा बाहर निकलता है, ठीक है, लावा बाहर निकलता है। जब लावा बाहर निकलता है तो रॉक्स है, ठीक है। अब इस लावा के अंदर आयरन के एलिमेंट्स होते हैं। तो उस समय उस टाइम जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक एक्सिस होता है, उसके हिसाब से ये जो आयरन के पार्टिकल्स होते हैं जो ये बाहर आए हैं वो उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को सेट कर लेते हैं उस रॉक के अंदर बिफोर सॉलिडिफिकेशन। मतलब अगर मैं समझूं कि ये पर्टिकुलर रॉक है, इस रॉक के अंदर वो अपने आप को नॉर्थ एंड साउथ, साउथ एंड नॉर्थ, मतलब इस तरीके से मान लो नॉर्थ साउथ, ठीक है, इस तरीके से अपने आप को जो है वो लॉक कर देंगे बिफोर सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। अब होगा क्या, फिर से मान लो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है, फिर से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, फिर वहां पे मान लो जो आपके मैग्नेट की एक्सिस की जो है पोजीशन होगी उसके हिसाब से मान लो कि ये इस तरीके से नॉर्थ एंड साउथ, इस तरीके से नॉर्थ एंड साउथ, फिर मान लो कि ऐसा आप कंप्लीट रिवर्सल साउथ नॉर्थ इस तरीके से। मतलब इसे बोलते हैं कि आपकी रॉक्स के अंदर जो आपकी रॉक्स है जिसमें बार बार वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, वहां पे बार बार जो है यादें छोड़ी जा रही है किसकी, मैग्नेटिज्म की। जो मैग्नेटिज्म का एग्जैक्ट उस समय का टाइम की सिचुएशन है वो छोड़ी जा रही है, ताकि अगर आप स्टडी करो, ठीक है, जब आप उसको स्टडी करोगे तो आपको समझ आएगा कि इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ उस समय हमारे मैग्नेटिक जो एक्सिस है उसकी क्या सिचुएशन रही होगी, ठीक है, और कितने टाइम पहले ये चीज रही होगी, क्योंकि आपको पता है कि रिवर्सल कब हुआ था, कितने लाख साल पहले हुआ था, तो आप उससे काफी अच्छे तरीके से ये चीजें समझ सकते हो। सो यही है फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल फॉसिल्स कंपास इन अ कूलिंग रॉक। इस तरीके से ये अपने सेट हो जाते हैं। फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग या फिर प्लेट टेक्टोनिक, मैं आपको बताता हूँ ये जो पैलियोमैग्नेटिज्म है दिस इज दी कह सकते हैं कि बेस फॉर द योर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक को भी ये प्रूव करता है कहीं ना कहीं। इस तरीके से आपको जो ये रिवर्सल और ये जो नॉर्मल जो रिवर्स डिप्स है ये सब तरीके से आपको एक्सप्लेन करता है थ्रू दी दिस पैलियोमैग्नेटिज्म। तो काफी इंपॉर्टेंट है पैलियोमैग्नेटिज्म, बस इसी को स्टडी को कहते हैं। और आपके एनसीईआरटी के अंदर भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो इसलिए कह रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। द स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्सल मैग्नेटिक फील्ड दैट आर पैरेलल टू द मिड ओशनिक रिजेस, ठीक है, जो मिड ओशनिक रिज है, हेल्प साइंटिस्ट टू डिटरमाइन द रेट ऑफ द प्लेट मूवमेंट। किस तरीके से प्लेट मूवमेंट कर रही है हमें कैसे पता चलता है, स्ट्रिप्स ऑफ नॉर्मल एंड द रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड, जो मैंने आपको बताया। जैसे ये अपनी यादें छोड़ के जाते हैं, वैसे ही जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है वो भी उनके पार्टिकल्स भी कुछ आपके लिए एक मैसेज छोड़ के जाते हैं। अब आप में अगर थोड़ी सी बुद्धि हो, समझते हो, आप इनको ऐसी गालियां देते हो कि यार ये लोग तो मॉन्यूमेंट्स को डिसफिगर कर रहे हैं और कर रहे हैं, अरे नहीं, ये कुछ यादें लॉक करके जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी यादें जो है आप भी एक ऐसा दिल बनाकर फिर बीच में से ऐसे एरो निकालकर ऐसा बनाकर आइए, ताकि आपके आगे की जो जनरेशन है उनको इस तरीके से ये चीज़ मिले, ठीक है। सो ये मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने की है, देश का भविष्य है ये, हमारे देश का उज्जवल भविष्य है ऐसे लोग, ठीक है, कितना आगे की सोच रहे हैं। पैलियोमैग्नेटिज्म से इन्होंने इंस्पिरेशन ली है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक अच्छी लाइन दी हुई है जो कभी भी यूपीएससी पूछ सकता है, द रेट्स वेरी कंसिडरेबली, द आर्कटिक रिज, आर्कटिक की रिज जो है हैज अ स्लोएस्ट रेट, ईस्ट पैसिफिक राइज नियर द ईस्टर्न आइलैंड इन द साउथ पैसिफिक, ठीक है, वेस्ट ऑफ चिले हैज द फास्टेस्ट रेट, ठीक है। तो डायरेक्ट आपसे ये रेट्स पूछा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वो कॉपी पेस्ट कर रहा है तो ये रेट में स्टेटमेंट दे सकता है किस तरीके से किसकी रेट ज़्यादा है किसकी रेट कम है। आई होप आपको पैलियोमैग्नेटिज्म भी समझ आ गया होगा, पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका आंसर कमेंट में क्या है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस जो है वो कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कब लॉन्च हो, जैसे मेरा कंटेंट तैयार हो जाता है तो एक तरीके से मैं पोस्ट कर देता हूं। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन वो सब किया होगा अच्छे से, ठीक है, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। नहीं तो कई बार मेरे पास मैसेज आते हैं कि वीडियो डाली नहीं डाली, तो आपको पता नहीं चलता, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वीडियोस रोज देख रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड कॉमेंट दिस आंसर इन दी कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।